Assalamualaikum students. In this lecture, we are going to learn about the biomechanical influences on the postural alignment. सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व्स ऑफ स्पाइन की। अब आपको पता है कि हमने अपने स्पाइनल कर्व्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हम लोगों ने कहा कुछ कर्व्स आपके पास प्राइमरी कर्व्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेकेंडरी कर्व्स होते हैं। अगर हम प्राइमरी कर्व्स की बात करें तो ये वो कर्व्स होते हैं जो कि आपके स्पाइन के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कर्व्स वो वाले कर्व होते हैं जो कि लेटर ऑन जब भी आपकी स्पाइन की लोडिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरी कर्व्स की तो आप लोगों ने पी से ये बात याद रख लेनी है कि हमारे पास प्राइमरी कर्व्स के अंदर जो कन्वेक्सिटी है वो क्या होती है, पोस्टीरियर होती है। अगर आप ये देखें तो हमें पता है कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम कहते हैं, और ये आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ है ये आपकी क्या है, कन्वेक्स साइड है, और ये वाली आपकी साइड है हमारे पास कनकेव। अब आप सोचें कि हमारे कौन सी स्पाइन के कर्व्स ऐसे होते हैं जो कि पोस्टीरियरली कन्वेक्स होते हैं, तो हमें याद आता है कि जो हमारे थोरैसिक के और जो सैक्रल के जो कर्व्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, काइफोटिक होती हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कहते हैं कि जिनकी कन्वेक्सिटी पोस्टीरियर होती है, यानी प्राइमरी कर्व्स होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं सेकेंडरी कर्व्स। अगर हम सेकेंडरी कर्व्स की बात करें तो ये वो कर्व्स होते हैं जिनकी जो कन्वेक्सिटी होती है वो एंटीरियर साइड के ऊपर होती है। तो आप अज्यूम करें ये कौन से होंगे। हमें पता है कि जो हमारे सर्वाइकल स्पाइन के जो कर्व्स हैं और इसी तरह जो हमारे लंबर स्पाइन के जो कर्व्स हैं वो कौन कौन से कर्व्स हैं जिनकी कन्वेक्सिटी एंटीरियर साइड के ऊपर है, यानी जो पोस्टीरियरली कनकेव होते हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द सेकेंडरी कर्व्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर इन कर्व्स को डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर लिखता है। पोस्टीरियर कर्व्स वो कहता है कि आर इनटू द थोरैसिक एंड सैक्रल रीजन, और काइफोसिस इज टर्म यूज्ड टू डिनोट द पोस्टीरियर कर्व्स, ठीक है। उसके बाद वो कहता है काइफोटिक पोस्चर रेफर्स टू एन एक्सेसिव पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द थोरैसिक स्पाइन। मोस्टली हम काइफोटिक पोस्चर रेफर उसको करते हैं जब हमारे पास थोरैसिक स्पाइन के अंदर जो पोस्टीरियर कर्व होता है वो एग्जैजरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटीरियर कर्व्स, ठीक है। आर द सर्वाइकल और लंबर रीजन के होते हैं, ठीक है। इनको हम लोडोसिस कहते हैं। उसके बाद क्या है, लोडोसिस इज अ टर्म आल्सो यूज्ड टू डिनोट द एंटीरियर कर्व्स, ठीक है। और इसी तरह जब भी हमारे पास ये वाले जो कर्व्स हैं वो एग्जैजरेट हो जाते हैं, यूजुअली हम उसको लोडोसिस रेफर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए द कर्व्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो स्पाइनल कॉलम में होती है वो कहता है कि ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम डील करेंगे आप मजीद ग्रेविटी को, कि ग्रेविटी की क्या क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं आपके कर्व्स के ऊपर। अब एक बात आपको पता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी क्या करेगी, आपकी बॉडी को नीचे की तरफ या टूवर्ड्स द अर्थ लेकर जाने की कोशिश करेगी, टूवर्ड्स द ग्राउंड लेकर जाने की कोशिश करेगी। अब अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक पर्सन जब एक अपराइट पोस्चर को अज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। तो जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है तो आप ये सोचिए कि इस तरह से अगर आपका एक पर्सन जो है वो अब खड़ा हो रहा है तो इस वक्त ग्रेविटी उसको क्या एंटीरियरली पुल कर रही है, और आपकी बॉडी के पोस्टीरियर मसल्स क्या करेंगे इस वक्त वर्क करेंगे ताकि आपकी बॉडी के अपराइट पोस्चर को मेंटेन किया जा सके। इसी तरह दूसरी बात आपने यहाँ पर ये याद रखनी है कि आपकी एक लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है। लाइन ऑफ ग्रेविटी आपके डिफरेंट रीजन से डिफरेंटली पास कर रही होती है। जब आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटीरियरली पास करेगी ऑब्वियसली आपके पोस्टीरियर मसल्स को बहुत स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा ताकि आपके अपराइट पोस्चर्स को मेंटेन किया जा सके, ठीक है, ये बात है। और इसी तरह अगर हमारे पास वो आपके मसल में कोई प्रॉब्लम आएगा, देयर इज एनी पोस्चरल इम्बैलेंस, तो उसकी रिजल्ट में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कुछ मसल्स पे एक्सेसिव लोडिंग आना शुरू हो जाएगी और आपकी ग्रेविटी एंटीरियर लाइन ऑफ ग्रेविटी जब एंटीरियर और पोस्टीरियर शिफ्ट करेगी तो आपका बैलेंस भी जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। अब इसी तरह वो जैसे यहाँ पर लिखता है कि जब भी हम पोस्चर और फंक्शन की बात करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, और फिर वो कहते हैं ग्रेविटी प्लेसेस स्ट्रेस ऑन द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी द अपराइट पोजीशन। इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास स्टेबिलिटी और एफिशिएंट मूवमेंट में एक कंटिन्यूअल चैलेंज जो है वो आ रहा होता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो हमने कुछ ना कुछ इसमें बताया हुआ है। इन एडिशन स्टैंडिंग पोस्चर यूजुअली इन्वॉल्व्स अ स्लाइट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्विंग ऑफ द बॉडी अबाउट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि मसल्स, इसीलिए वो कहता है कि मसल्स के अंदर बैलेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इस पोस्चरल स्वे को प्रिवेंट करने के लिए और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए वो लिखता है कि इन अपराइट पोस्चर द लाइन ऑफ ग्रेविटी ट्रांसेक्ट्स द स्पाइनल कर्व व्हिच आर बैलेंस्ड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए उसने हमें बताया हुआ है कि किन रीजन से किस तरह से आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी पास कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट एंकल। एंकल से वो कहते हैं कि लाइन ऑफ ग्रेविटी ज्वाइंट के एंटीरियरली पास कर रही है, ठीक है। जब वो ज्वाइंट के एंटीरियरली पास कर रही है तो इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, आपकी टिबिया जो है वो रोटेट करेगी फॉरवर्डली,
और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेबिलिटी है वो कौन आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लांटर फ्लेक्सस प्रोवाइड करेंगे। और पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो आपके यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे पास काफ मसल्स है, हमें पता है पोस्टीरियर लेग के मसल्स होते हैं, तो इसमें सोलियस वर्क कर रहा है। और पोस्टीरियर लेग के मसल्स क्यों काम कर रहे थे, क्योंकि लाइन ऑफ ग्रेविटी अब एंटीरियरली पास कर रही थी। अगर ये पोस्टीरियर साइड के मसल्स फेल हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, बैलेंस आउट होगा और पर्सन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो फॉल कर जाएगा इंटीरियरली, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अब आपके किसने काम किया, आपके सोलियस ने काम किया, ठीक हो गया। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं अब नी की। नी के अंदर भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि जो ज्वाइंट है हमारे पास, लाइन जो है ग्रेविटी की वो पास करी होती है एंटीरियर टू द ज्वाइंट, ठीक है। अब ज्वाइंट के एंटीरियरली एक लाइन पास करी है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपकी नी की एक्सटेंशन होना जरूरी है। अगर नी की एक्सटेंशन नहीं होगी तो नी एक्सेसिव फ्लेक्शन होगी और पर्सन जो है वो अगेन फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपकी पोस्टीरियर साइड के मसल नी के एक्सटेंसर्स वर्क करेंगे ताकि उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा उसने हम लोगों को कुछ मजीद एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आपका एसीएल लिगामेंट काम करेगा, इसके अलावा आपके पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल काम करेंगे लोकी मैकेनिज्म ऑफ नी के अंदर, और हमारे पास जो है वो टेंशन मसल की जो है वो पोस्टीरियर टू द नी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी गैस्ट्रोसिनेमिस और हैमस्ट्रिंग के अंदर इंक्रीज होगी, ठीक है। सिंपल वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। ये कुछ उसने हमें शो किया है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी किस तरह से पास करी है। अगर आप यहाँ पर देखें, उसके बाद हमारे पास आती है हिप की बारी। हिप की बारी के अंदर वो कहते हैं कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो एंटीरियरली भी पास कर सकती है, पोस्टीरियरली भी पास कर सकती है, और इसका थोड़ा सा वेरी कर रहा होता है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है, हमारे पास ना पेल्विक टिल्ट्स की जब हम बात करते हैं, अगर एंटीरियर पेल्विक शिफ्ट है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, अगर पोस्टीरियर पेल्विक शिफ्ट है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। इसी की वजह से जो है वो लाइन ऑफ ग्रेविटी वो कह रहा है वेरी कर रही होती है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आती है। अगर आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो थ्रू द ज्वाइंट पास करी है, जैसे उसने लिखा है व्हेन द लाइन पासेस थ्रू द हिप ज्वाइंट देयर इज इक्विलिब्रियम एंड नो एक्सटर्नल सपोर्ट इज नेसेसरी। लेकिन उसने फिर ये भी बात लिखी है कि जब जो है ग्रेविटेशनल लाइफ पोस्टीरियरली शिफ्ट करती है तो पोस्टीरियर रोटेशन होती है पेल्विस की, और उसको कंट्रोल करने के लिए पोस्टीरियरली लाइन ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करिए तो अब आपके इंटीरियर मसल्स काम करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वाड्स काम करेंगे, जो कि बेसिकली हिप के फ्लेक्सर्स है, जो कि रेक्टस फेमोरस वगैरह, ठीक है, ये काम करेंगे। उसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास ड्यूरिंग रिलैक्स स्टैंडिंग इलियोफेमोरल लिगामेंट प्रोवाइड द पैसिव स्टेबिलिटी। अब लिगामेंट स्टेबिलिटी कैप्सूल कैसे प्रोवाइड करते हैं ये हम देखेंगे। और इसी तरह जब आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी इंटीरियरली शिफ्ट करेगी तो आपके पोस्टीरियर साइड के मसल्स को काम करना पड़ेगा, जो कौन होंगे, आपके हिप के एक्सटेंसर्स होंगे, ठीक है। अगर आप ट्रंक की बात करें, ट्रंक के अंदर वो कहते हैं कि ग्रेविटी लाइन जो है वो थ्रू द जो है ना वो पास करी होती है, और वो कहते हैं कि वो आपकी लंबर और सर्वाइकल वर्टिब्रा के थ्रू पास करी होती है और कर्व्स को बैलेंस मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा वो कहता है कि आपके जो ट्रंक के मसल्स हैं उनके अंदर वर्क रिक्वायर होता है। वो कहता है कि जैसे ही हमारे पास ट्रंक जो है वो शिफ्ट करती है, कॉन्ट्रालेटरल मसल जो है ना वो कर रहे होते हैं और गाय वायर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब इनर्ट स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे तब हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब हम हेड की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका एंटीरियर टू द एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट फॉल करता है। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। तो हमारे पास पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल जो है वो काम करते हैं ताकि आपकी हेड के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हेड पोस्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ें हमें समझ आ रही है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि आपकी स्पाइन को पोस्टरल या इनर्ट स्टेबिलिटी या स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो